कम लगता है। देखो किशोरावस्था में आपका ध्यान बहुत जल्दी जाता है, प्रौढ़ावस्था का मतलब 18 साल के ऊपर हो गए हो, यहाँ भी जाता है, बाल्य में भी जाता है। लेकिन यार बताओ, जो 0 से लेकर 5 साल का बच्चा है उसका ध्यान इतनी जल्दी नहीं जाता है। उसको क्या पता कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्यों पढ़ना चाहिए, उसे नहीं पता है, उसका ध्यान नहीं जाएगा। तो शैशवावस्था में दोस्तों ध्यान की अवधि सबसे कम होती है ना। तो प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। बाकी तो मैंने बताया ही है कि शैशवावस्था को सीखने का अनोखा काल कहा गया। किसने कहा? वैलेंटाइन ने। शैशवावस्था सीखने का सबसे तेज अवस्था होती है, मानसिक और शारीरिक विकास सबसे तेज होता है। बच्चा अपने आप से प्रेम करता है शैशवावस्था में, जिसको फ्रायड ने नार्सिसिज्म कहा था। ये सब बतिया तो आपको पता ही है। आगे चलते हैं। स्मृति का पहला चरण कौन सा है? बताओ गुरु, स्मृति का पहला चरण क्या है? स्मृति का पहला चरण क्या होगा? पहला चरण होता है दोस्तों चीजों को क्या करना? तोड़ना, डिकोड करना। नीचे विकल्प दिया गया होगा, ये देखो, अधिगम यानी सीखना। तो पहला चरण होता है अधिगम। जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे हो, अधिगम कर रहे हो, आपको समझ में आ जाएगा तो दिमाग में धारण हो जाएगा। यानी पहला चरण है अधिगम, दूसरा है धारण। आपने याद कर लिया। तो तीसरा चरण होता है, अब आपको याद हो गया तो आपके पेपर में जब आप याद करने की कोशिश करोगे तो याद आ जाएगा और फिर आपको उसकी पहचान हो जाती है। यही स्मृति के 4 चरण हैं। और आप मुझे बस इतना बता दो कि किस मनोवैज्ञानिक ने, बताओ साथी, कि किस मनोवैज्ञानिक ने स्मृति के 4 चरण दिए थे? प्यारे भाइयों, उनका नाम था, पता है क्या? स्मृति के 4 चरण किसने दिए थे? अब वह हाल है कि तुम लोग यादें नहीं करना चाहते तो हम क्या करें। एटकिंसन ने दिया था, बताया हूं मैं। साथियों, विस्मरण का वक्र किसके द्वारा दिया गया? विस्मरण का वक्र। देखो, स्मृति और विस्मृति पर सबसे ज्यादा प्रयोग किया था एबिंगहास ने। ये वही एबिंगहास हैं जिन्होंने साथियों अधिगम में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था। अगर आप गिलफोर्ड की बात करोगे तो गिलफोर्ड ने एक तो अधिगम की परिभाषा दी थी कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, और एक दोस्तों इन्होंने बुद्धि का त्रिविमीय मॉडल दिया था। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अल्पकालिक स्मृति कितने समय का होता है? ये भी बता दो साथी। हाँ, ये भी बता दो कि वो कौन सा मनोवैज्ञानिक था जिन्होंने स्मृति के 2 भाग बताए, अल्पकालिक स्मृति, दीर्घकालिक स्मृति। अल्पकालिक देखो दोस्तों, जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो बात आपके दिमाग में 5 सेकंड से 30 सेकंड तक रहता है ना। जिस बात में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है वो बात आपके दिमाग तक 5 सेकंड 30 सेकंड तक रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे। लेकिन जिस बात में आपका इंटरेस्ट है वो बात आपको लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन कोई बात कितने समय तक याद रहेगा, ये गुरु सिचुएशन पे मैटर करता है। कभी आपको सम्मान मिल गया बहुत ज़्यादा तो जीवन भर याद रहा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। गुरु, वंशानुक्रम का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वंशानुक्रम। हाँ जी, अरे वही वंशानुक्रम जिससे आपको माता पिता से गुण मिलते हैं। तो वंशानुक्रम का वैज्ञानिक अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है? जीव विज्ञान में, अनुवांशिकी में? ये दोनों तो गलत ही है। राइट आंसर होगा अनुवांशिकी, जेनेटिक्स। अगला, अनुवांशिक। हाँ भैया, अनुवांशिकता की मूल इकाई क्या है? देखो साथी, आपके दिमाग में कई बार आता है कि सर जी, अनुवांशिकता और जीन में अंतर क्या होता है? अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर बताता हूँ, ध्यान समझिएगा। एक बात बताओ, तुम जाते हो बाजार पे, मान लो आलू खरीदने गए, आलू आप खरीद कर लाए, तो गुरु जो आलू होता है ना, वो आम तौर पे क्या होता है, वो आनुवांशिकता है। लेकिन आलू को काट कर आपने सब्जी बना ली, ये जीन का काम है। बात को समझे, मैं आपको दोनों बताता हूँ, दोनों में अंतर क्या है, ढंग से समझिएगा, क्योंकि जब तक आपको दोनों में अंतर नहीं पता होगा ना, बात बिगड़ जाएगा। दोस्तों, आनुवांशिकता वो होता है जिससे माता पिता के जो गुण होते हैं, शारीरिक और मानसिक जो गुण हैं, कि अगर माता पिता तेज हैं तो बच्चा भी तेज हो जाता है, अगर माता पिता कमजोर हैं तो बच्चा भी कमजोर हो जाता है। लेकिन जो आंखों का रंग है, जो बालों का कलर है, वो जो रंग बदलता है वो जीन की वजह से होता है।
तो यही दोस्तों क्या होता है, अनुवांशिकता और जीन में अंतर होता है। अगला क्वेश्चन देखो, बालक के विकास में प्रथम शिक्षक कौन होता है दोस्तों? परिवार होता है, यानी उसके माता पिता। आगे, सामाजिक विकास का प्रमुख माध्यम कौन सा है? बताओ। सामाजिक विकास का प्रमुख माध्यम कौन सा है? सामाजिकरण, बुद्धि, परिपक्वता, स्मृति। देखो दोस्तों, व्हाट अबाउट सोशलाइजेशन? सामाजिकरण क्या है? जहां से बच्चा संस्कार सीखता है, उचित अनुचित में अंतर समझता है, सही और गलत में अंतर कर पाता है, इसी को सामाजिकरण कहते हैं। राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए। इससे बेहतर विकल्प की अगर आप परिकल्पना कर रहे हो तो मत करो, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। आगे चलता हूं साथी, भावनात्मक विकास का मुख्य आधार क्या होता है? तुम इसे करके दे दो, मैं आपको 1 रुपए का नगद इनाम दूंगा। जल्दी से आप लोग उत्तर करो, भावनात्मक विकास का मुख्य आधार क्या होता है? ₹1 का नगद इनाम। भाई भावनाएं क्या होती हैं? भावनाओं का मतलब होता है आपका हंसना, रोना, चिल्लाना, मुस्कुराना। लेकिन आप हंसोगे, रोओगे, चिल्लाओगे, मुस्कुराओगे, इसका आधार क्या होता है? देखो, निर्णय बुद्धि लेती है, लेकिन आधार अनुभव होता है। पता है क्यों? आपने देखा क्या देखा कि जब घर में कोई आता है तो लोग उसके, बड़ा कोई आता है तो लोग उसके पैर छूते हैं। तो बच्चे को पता है कि जब कोई बड़ा व्यक्ति हमसे आएगा तो उसे नमस्ते या पैर छूना है, तो उसको अनुभव है। बच्चे ने देखा कि इस बात पे लोग हंसते हैं, तो उसको चीजें समझ आए ना आए लेकिन वो भी हंसने लग जाता है। छोटे बच्चे को कई बार चीजें समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन फिर भी वो हंसने लगता है, रोने लगता है, क्योंकि उसके अनुभव का आधार आपके अनुक्रिया है जो उसके सामने आप करते हो। तो निर्णय तो बुद्धि लेता है। अगर ये कहता कि भावनात्मक विकास का जुड़ाव किससे है, तो बुद्धि से है, लेकिन आधार अनुभव होता है। बात को समझे? एक बार कमेंट में हाँ या ना करिए सारे लोग। चलिए साथी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, शैशवा अवस्था की आयु क्या मानी जाती है? दोस्तों देखो, यहां पे बहुत लोग पेपर में गलती करते हैं। शैशवा अवस्था को 0 से 6 साल कहते हैं, लेकिन अगर पेपर में शैशव काल अगर आपसे कहे, ध्यान देना, अगर पेपर में शैशव काल आपसे कहे तो इसका उत्तर दोस्तों होगा 0 से लेकर 3 साल। समझ गए? इसके अलावा अगर बाल्यावस्था आपसे कहे तो दोस्तों उसका उत्तर होता है 6 से लेकर 12 साल। अगर बाल्यावस्था आपसे कहे तो 6 से लेकर 12 साल, लेकिन अगर आपसे पूर्व बाल्यावस्था कहे तो 3 से 6 साल, और अगर उत्तर बाल्यावस्था कहे तो 6 से 9 साल। ये बतिया याद रखना, क्योंकि जीतना है तो याद रखना पड़ेगा, है ना? कोई डाउट हो तो बताओ, मेरी क्लास में डाउट हो नहीं सकता, ये मेरा अपना भरोसा है। बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है? तो हमको भी आराम दो, लगातार बोलता हूं, उत्तर करो। बाल्यावस्था को क्या कहते हैं? देखो, नकल करने की अवस्था होती है शैशवा अवस्था। खिलौने की आयु दोस्तों जो होती है वो होती है पूर्व बाल्यावस्था, और टोली की जो उम्र होती है जहाँ पे बच्चा अपने मित्र बनाता है, उनके साथ घूमता है, वो उत्तर बाल्यावस्था होती है, और तनाव की अवस्था होती है किशोरावस्था। अब तुम ये कहोगे कि सर जी किसको सही मानूं, तो भैया इसका जो राइट आंसर आयोग मानता है वो है टोली की उम्र, क्योंकि खिलौने की आयु कहीं ना कहीं वो शैशवा अवस्था के अंदर है। क्योंकि देखो, 0 से लेकर 6 साल तक शैशवा अवस्था है, लेकिन 3 से 6 साल की अवस्था को कहते हैं खिलौने की आयु, और उसको पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं। लेकिन बाल्यावस्था की वास्तविक शुरुआत होती है 6 से लेकर 12 साल। तो जो टोली की आयु होती है वो 6 से 9 साल है, तो बाल्यावस्था के अंतर आ जाता है। एकदम गणित की तरह डेटा, इसको समझो, आप कभी फंसोगे नहीं साथी। क्यों भाई राम निरंजन जी? राम निरंजन जी बहुत चुपके से अपना काम करते हैं, बोलना बोलना कुछ नहीं है, काम निकलो और निकल जाओ, कुछ बोलना नहीं है, काम निकाल के बस भाग जाना है भाई साहब, कोई मतलब नहीं निकलना है। चलो साथी आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आ जाओ।
किशोरावस्था को दोस्तों किसने तूफान व तनाव की अवस्था कहा था? बताओ साथी। चलिए, तो भैया किशोरावस्था को तनाव व तूफान की अवस्था स्टेनले हाल ने कहा था। लेकिन आप ये बताओ कि किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा? दोस्तों अगर कठिन काल कहेगा तो उत्तर किलपैट्रिक होगा, और अगर खतरनाक काल कहेगा तो उत्तर हरलॉक होगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और किशोरावस्था शब्द की खोज किसने किया था? तो दोस्तों किशोरावस्था शब्द की खोज किया था G.S. हॉल ने किया था। ये बतिया आपको पता ही होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखो, किशोरावस्था में सर्वाधिक विकास होता है किसका? गुरु संवेग का होता है, क्योंकि ये वही अवस्था है जहां पे आप जीने मरने की कस्में खाते हो। ये वही अवस्था है जब आप कहते हो कि तुम कहो तो चांद तारे ला दूं। फिर वही बात, मैं आगे कुछ कहना नहीं चाहता, बाकी तो आप समझदार हो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। व्याख्यान विधि में शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो उसकी भूमिका कैसी होती है? वो निष्क्रिय तो हो नहीं सकता। प्रमुख ठीक है, सहायक ठीक है, पर्यवेक्षक गलत है। वो तो वही हाल हो गया कि अब मैं कुछ कहूँगा नहीं। पर्यवेक्षक का मतलब यह है कि कमी खोजना। मैं साफ साफ कहता हूँ, कमी खोजना ही पर्यवेक्षक है। राइट आंसर होगा सहायक का, क्योंकि टीचर जो होता है वो सुगम करता है, सहज करता है, पथ प्रदर्शक है। अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है, आओ। लो नीचे से उत्तर मत कॉपी किया करो। परियोजना विधि के प्रतिपादक कौन है? हमने कहा था पा से परियोजना, पा से पैट्रिक। तो चाहे प्रोजेक्ट विधि का जनक पूछे, चाहे परियोजना विधि का जनक पूछे, उत्तर होगा किलपैट्रिक। जॉन डीवी प्रगतिशील विचारधारा के समर्थक थे। फ्रॉबेल ने किसके जनक थे? फ्रॉबेल के बारे में मैंने कहा था कि दोस्तों ये किंडरगार्टन प्रणाली के जनक थे। मैंने कहा था किसी का गला दबाओगे तो बेल नहीं होगा, बेल मतलब फ्रॉबेल। और मॉन्टेसरी तो आपको पता ही है। हाँ हटाओ इसको, आप जानते हो। खेल विधि के समर्थक कौन थे? बताओ दोस्तों, खेल विधि का जनक होना अलग है, लेकिन खेल विधि का समर्थक होना बिल्कुल अलग है। बताओ प्रिय, आपका उत्तर क्या बनने वाला है साथी? करीब देखा जाए तो 400 के करीब लोग लाइव हो, और लाइक भाई साहब 200 लोगों ने भी पूरा नहीं किया है। अब बताओ क्या किया जाए? बिल्कुल दोस्तों, देखो खेल विधि के जनक थे हेनरी कुक, लेकिन समर्थक उसके थे फ्रॉबेल। आगे, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुआ है? हाँ भैया, व्यक्तित्व का अर्थ होता है मुखौटा, है ना। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुआ है? साथियों, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति हुआ है लैटिन भाषा के परसोना शब्द से हुआ है। किससे? परसोना। परसोना का अर्थ होता है दोस्तों मुखौटा, है ना। चलो साथी आगे चलते हैं। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि कौन है? दोस्तों चाहे टीएटी परीक्षण हो, चाहे सीएटी परीक्षण हो, चाहे वो रोरसा परीक्षण हो, अरे वही स्याही धब्बा वाला, हरमन रोरसा वाला, ये सारे दोस्तों प्रक्षेपी विधि हैं व्यक्तित्व मापन की। आगे, सृजनात्मकता का प्रमुख तत्व कौन सा है? बताओ दोस्तों। हमने कहा कि सृजनशील व्यक्ति वही होता है जो कुछ नया करे, जो कुछ अलग करे, जिसकी सोच अलग हो। तो दोस्तों जिसकी अपनी सोच मौलिक होगी, स्वाभाविक होगी, वो सृजनात्मक है। नकल करने वाला सृजनात्मक नहीं हो सकता, रट कर करने वाला नहीं हो सकता, बार बार करने वाला नहीं हो सकता। गुरु मौलिकता ही इसका राइट आंसर है। आगे, बुद्धि एवं सृजनात्मकता का संबंध किससे है? बताओ। बुद्धि एवं सृजनात्मकता का संबंध कैसा है? पूर्णता समान है, पूर्णता भिन्न है, आंशिक संबंधित है। साथियों अगर इसके उत्तर की बात करूं तो आंशिक रूप से संबंधित है। जरूरी नहीं है कि आपकी बुद्धि बहुत तेज हो तो आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो, ये जरूरी नहीं है दोस्तों। क्रिएटिव होना ये व्यक्ति की सोच पर और रुचि पर मैटर करता है, समझ गए ना। सृजनशीलता का होना और बुद्धि का होना ये बहुत मैटर नहीं करता।
कई बार बहुत कम पढ़े लिखे लोग भी कुछ नया कर देते हैं, बहुत कुछ नया कर देते हैं, है ना। तो ये आंशिक रूप से संबंधित है। आगे, अभिप्रेरणा का सर्वोत्तम स्तर पुरस्कार और दंड नहीं होता गुरु, आंतरिक रुचि होती है। अगर आप अपने आप से पढ़ना शुरू कर दिए, आप कम संसाधन में भी खुश हो, तो ये दोस्तों उपलब्धि का एकदम उच्चतम स्तर है। सकारात्मक पुनर्बलन की अवधारणा किसने दिया था? दोस्तों स्किनर ने। आपको पता होगा कि स्किनर ने बोला क्या था कि एक मजदूर हमारे घर रोज आता है क्योंकि हम उसको पैसा देते हैं, मजदूर अब हमारे घर नहीं आता क्योंकि हम पैसा देना बंद कर दिए हैं। यानी जब तक पैसा मिला, सकारात्मक पुनर्बलन मिला, तब तक तो वो आता रहा, लेकिन पैसा बंद हुआ, वो आना बंद कर दिया, है कि नहीं। आगे, सीखने का सूझ का सिद्धांत किस प्राणी पर आधारित था? गुरु चिंपैंजी। और सूझ के सिद्धांत को कोहलर ने दिया था, जिसके कई नाम मैंने आपको क्लास के अंदर ही बताए। इसको समग्रवाद कहा गया, इसको गेस्टाल्टवाद कहा गया, इसको सूझ का सिद्धांत कहा गया, इसको अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहा गया। व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन का मतलब दोस्तों अधिगम होता है। ये बात कई बार मैं कह चुका हूँ, बार बार ये पेपर में आता है कि व्यवहार में अगर अस्थायी परिवर्तन हुआ तभी अधिगम माना जाएगा। मतलब आपने पढ़ाई की और सरकारी नौकरी लग गई, तब तो पढ़ाई आपकी मानी जाएगी, और अगर नहीं लगी तो इसका मतलब तुम कुछ नहीं पढ़े हो। मैं नहीं कहता, ये समाज कहता है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, बल्कि वह स्वयं एक जीवन है। ये बात दोस्तों किसने कहा था? शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं, बल्कि स्वयं एक जीवन है। ये बात किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था? मुझे लगता है कि आप लोग इसका उत्तर तुक्का मारोगे। साथियों, ये जॉन डीबी ने दिया था, प्रगतिशील विचारधारा के समर्थक। रूसो की बात क्यों करते हो? क्योंकि रूसो दोस्तों जो थे ना, वो बाल केंद्रित शिक्षा के जनक थे। ये वही रूसो हैं जिन्होंने कहा था कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन एक अध्यापक स्वयं करेगा। कि बतिया तुम कैसे भूल सकते हो? बालक के सर्वांगीण विकास का सर्वोत्तम साधन दोस्तों होता है बाल केंद्रित शिक्षा। सीधी सी बात कहता हूं कि मुझे बहुत ज्ञान हो, लेकिन अगर मैं वो बात ना करूं जो आपके काम का है, तो फिर क्या ही काहे की शिक्षा? तो वैसे ही सब विकास के लिए बाल केंद्रित शिक्षा दीजिए। पेपर में अगर पूछे कि बाल केंद्रित शिक्षा का जनक कौन थे, तो रूसो थे। प्यारे साथियों, ये रहा आपका आज का सेशन। हम उम्मीद करेंगे कि आपको क्लास बेहद पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपको लगता है हमारी क्लास में कि आपको कोई डाउट रहा, कोई शंका या परेशानी है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी ऐसे साथी दोस्तों जो लोग यूपी टेट की अभी तक बेसिक से कोई तैयारी नहीं किए हैं, समझ नहीं आ रहा कि सर जी कैसे पास करें, मेरी 2-3 सलाह है। सलाह नंबर 1, यूट्यूब पर 5-5 घंटे का, 6-6 घंटे, 10-10 घंटे का मैराथन मत देखो। देख भी लोगे तो यादें नहीं होगा। गलती नंबर 2, बहुत सारी किताबें मत इकट्ठा करो, फंस जाओगे। सीधी सी बात है, यूपी टेट का पैटर्न पकड़ो। 2011 से लेकर 22 तक का प्रश्न देख लो कि 90% क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा गया है, और वो सारा टॉपिक मैं आपको दे रहा हूँ। इसके लिए एक 200 पेज का आपको एक प्रीमियम नोट्स दे रहा हूँ, जिसके अंदर सारा सब्जेक्ट समाहित है। इसे पढ़ने के बाद साथियों मैं ये तो नहीं कह दूंगा कि आप टॉपर बन जाओगे, लेकिन 105, 108, 110 ये हमारा दोस्तों वचन है आपको। 200 पेज का मतलब 100 पन्ना, यानी अगर 1 घंटे 2 घंटे लग कर तैयारी कर दोगे तो 10 दिन में कहानी खत्म है इसका पूरा। साथियों आपको कैसे मिलेगा? नीचे नंबर है 9653050981 पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके आप इसे परचेज कर सकते हैं। जी हाँ, बाकी धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। चलते चलते बस इतना कहूँगा कि आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और दोस्तों एक काम और करना कि यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। अब इतना तो कर दो लास्ट में, और 2-4 दोस्तों तक शेयर भी कर देना। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर लीजिए। दिखाते हैं भाई साहब, मैं क्या बताऊं, इसके पीछे कोई वजह नहीं है। इसके पीछे वजह बस एक ही है कि मैं ध्यान लगाकर पढ़ाना चाहता हूं। पूरी तरीके से वो बात आपके दिमाग तक डालना चाहता हूं कि मेरा जो कहने का बात है वो सीधा आपके दिमाग तक जाए। स्क्रीन पर आकर दिखाने का मतलब है कि टाइम बर्बाद होगा, कम समय में ज़्यादा चीज़ें नहीं हो पाएंगी, और बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं। उसके लिए सजना संवरना भी पड़ता है ना, बहुत सारी उसमें विसंगतियां हैं। तो गुरु वो अलग बात है, कभी हो जाएगा वो भी चीज़ें। तो थैंक यू सो मच आप सभी का जुड़ने के लिए। थैंक यू, बहुत आपका धन्यवाद।
मुलाकात होगी दोस्तों कल शाम को 3 बजे इसी चैनल पर, एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू, बहुत धन्यवाद।